कहा जाता है कि इस धरती पर भगवान का कोई दूसरा रूप है तो वो है माँ, जो कि अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि माता को माता कभी नहीं हो सकती, भले पूत कपूत जरूर हो जाता है। पर आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो इन सारी बातों से बिल्कुल परे है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूचना सेठ केस के बारे में। आप में से शायद इस केस के बारे में कुछ लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, पर एक्चुअली में हुआ क्या था शायद ये नहीं। क्योंकि एक वो माँ जो खुद से एक कंपनी ऑन करती है, वेल एजुकेटेड होते हुए भी अपने सिर्फ 4 साल के बच्चे को जान से मार देती है। इतना ही नहीं, एक सूटकेस में उसे पैक करके गोवा से कर्नाटक तक का सफर भी तय करती है। पर एक वेल एजुकेटेड माँ ने ऐसा अपने बच्चे के साथ क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या रही होगी कि उसे इस हद तक गिरना पड़ा? तो जानेंगे ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में विस्तार से, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। अब इस केस को अच्छे से समझने के लिए हमें उसकी माँ यानी कि सूचना सेठ के बारे में थोड़ा बहुत जानना ही पड़ेगा। दरअसल सूचना सेठ कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी और उसने कोलकाता विश्वविद्यालय से फिजिक्स में मास्टर डिग्री करने के साथ संस्कृत भाषा में भी महारत हासिल की हुई थी। इतना ही नहीं, उसने एआई और डेटा साइंस की फील्ड में उसे 12 साल से भी ज्यादा का अनुभव था। साफ शब्दों में कहें तो वो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और एक स्मार्ट लेडी में से एक थी। बाकी उसका इंटरेस्ट एआई और डेटा साइंस में होने की वजह से उसे कोलकाता से बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बेंगलोर में वो अपने इस फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती थी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। और वहीं पर उसे इस फील्ड में जॉब करते करते 12 साल हो चुके थे। पर हाँ, इसी सफर के दौरान सूचना सेठ की मुलाकात एक लड़के वेंकट रमन से हुई, जो कि मुख्य रूप से केरला का रहने वाला था। वेंकट रमन भी सूचना की तरह ही बहुत ही हाई प्रोफाइल एजुकेटेड था और उसे भी डेटा साइंस में बहुत ही दिलचस्पी थी। अब जब दोनों की इसी सफर में मुलाकात हुई तो धीरे धीरे दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदल गया और करीब 2010 में दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों ही सेल्फ डिपेंड थे, इसीलिए फाइनेंशियली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट आर्थिक रूप से वो इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि आगे चलकर दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो अब स्टार्टअप करेंगे, जिसका नाम द माइंडफुल एआई लैब रखा था। जिसके शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर आगे चलकर वेंकट रमन इस कंपनी को लीव करके कोई और कंपनी ज्वाइन कर देता है और ये सूचना सेठ के लिए एक बहुत ही बड़े झटके जैसा था। हालांकि दोनों रहते साथ में थे, यानी कि वो अलग नहीं हुए थे, पर अब सूचना सेठ को अपनी कंपनी को अकेले ही ऑन करना था। 2019 ये वो साल था जब उन्हें एक बच्चा होता है, जो कि शादी के लगभग 9 साल बाद हुआ। तो उनके घर में अचानक से बहुत सारी खुशियां एकदम आई तो जरूर, पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। और अब तक पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से सभी अपने अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हो चुके थे। ज्यादातर केस में पूरा परिवार जब एक छत के नीचे रहना शुरू करते हैं तो और मजबूती आती है, रिश्ता और मजबूत होता है, नजदीकियां और बढ़ जाती है। पर यहाँ पर भी दोनों के बीच सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा था। दोनों में प्यार बढ़ने के बजाय, नजदीकियां बढ़ने के बजाय दूरियां बढ़ने के साथ नफरत की दीवार खड़ी होती चली गई। दोनों में अब आए दिन किसी न किसी बात को लेकर फाइट होती रहती थी, वो भी इतनी कि इनका ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। 2019 से उन्होंने जैसे तैसे करके समय निकाला, पर 2022 आते आते वेंकट रमन सूचना सेठ को उसके बच्चे के साथ छोड़कर फिलहाल अलग हो जाता है, यानी कि कहीं और रहने चला जाता है। क्योंकि अब तक पानी सर से ऊपर जा चुका था और दोनों ही एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे थे। और उसी समय के दौरान सूचना पुलिस थाने जाती है और वेंकट रमन के खिलाफ ये कहते हुए रिपोर्ट लिखवाती है कि उसका पति उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है, उसके साथ मारपीट करता है, मतलब वो उसे फिजिकली अब्यूज करता है। और ये अब मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर होता जा रहा था, जिसके चलते अब सूचना सेठ को अपने पति से डिवोर्स तो लेना ही था, पर ये सब सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होने वाला था। इसीलिए अब यहाँ पर सूचना सेठ को ये सब कुछ साबित भी करना था कि वो जो भी एलिगेशन वेंकट रमन के ऊपर लगा रही है वो सही मायने में सच है भी या नहीं। और ऐसा उसने किया भी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब कोर्ट में पेश होना था तो वहां पे सबूत के तौर पे मेडिकल रिपोर्ट, कुछ चैट्स और सम वीडियोस एज अ प्रूफ के तौर पे वहां पे दिखाए और उन सब को देखते हुए कोर्ट का फैसला सूचना के फेवर में ही आया
और दोनों का डिवोर्स हो गया। इतना ही नहीं, उसके 4 साल के बच्चे की कस्टडी भी सूचना सेठ को ही मिली। सिर्फ इतने से अभी सूचना सेठ का काम तो चलने वाला नहीं था, क्योंकि भले ही सूचना सेठ सेल्फ डिपेंड थी, पर फिर भी उसने गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी अमाउंट 2.5 लाख रुपए की मांग की, ताकि उसका पति हर महीने उनके भरण पोषण के लिए 2.5 लाख रुपए देता रहे। और ये बात कोर्ट द्वारा मान ली जाती है, लेकिन 2.5 लाख नहीं, सिर्फ 20,000 रुपए तक की मंजूरी दी जाती है, जो कि अब हर महीने वेंकट रमन को अपने बीवी बच्चों से अलग हो जाने के बावजूद भी उनको 20,000 रुपए देने पड़ते थे। और ऐसे ही उसने कई महीने उन्हें 20,000 रुपए दिए। अब भले ही वेंकट रमन सूचना सेठ का एक अच्छा लाइफ पार्टनर ना बन सका हो, पर वो एक अच्छा पिता जरूर बनने की चाह रखता था। और शायद इसीलिए उसने लगभग 3 से 4 महीने के बाद कोर्ट में याचिका दर्ज की कि वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। कम से कम 1 वीक में उसे एक बार मिलने तो दिया जाए। और अब देखा जाए तो वेंकट रमन डिवोर्स होने के बाद भी उनको खर्चे के लिए 20,000 रुपए तो दे ही रहा था। तो कोर्ट ने ये सब देखते हुए मंजूरी दे दी कि वो अपने बेटे से हर संडे को एक बार तो मिल ही सकता है। अब कोर्ट ने तो जो फैसला करना था वो तो कर ही दिया, पर यह फैसला सुनने के बाद सूचना सेठ को हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने बेटे के ऊपर उसके पिता की परछाई तक नहीं पड़ने देना चाहती थी। और वहीं दूसरी ओर वेंकट रमन संडे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि डिवोर्स के बाद वो अब काफी समय बाद पहली बार अपने बेटे से मिलने जाने वाला था। वो अब मन ही मन सोच रहा था कि वो अपने बेटे को पूरा दिन कैसे खुश रखेगा। खैर, अब वो पहला संडे भी आ जाता है, तो वो अपने एक वकील के साथ पूरी हैप्पीनेस के साथ सूचना सेठ के घर पहुंचा अपने बेटे से मिलने के लिए। पर शॉकिंग पार्ट इज कि सूचना सेठ ने सामने से कहा कि घर पे उसका बेटा नहीं है, यानी कि वो कहीं गया हुआ है। उसने कुछ ऐसा बहाना ही बनाया, जिसे सुनने के बाद वेंकट रमन को न चाहते हुए भी फर्स्ट संडे को अपने बेटे से बिना मिले घर लौटना ही पड़ा। पर फिर भी वेंकट रमन यहाँ पर निराश नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, चलो कोई बात नहीं, इस संडे नहीं मिल सका तो क्या हुआ, अगले संडे मैं जरूर अपने बेटे से मिल ही लूंगा। पर अफसोस, वो अगले संडे भी अपने बेटे से नहीं मिल सका, क्योंकि जब वो संडे भी अपने बेटे मिलने के लिए आया तो ठीक पिछली बार की तरह ही कोई ना कोई बहाना लगाकर फिर से सूचना सेठ ने उसके पिता को निराश करके वापस भेज ही दिया। हालांकि वेंकट रमन सूचना सेठ के ऐसा करने पे इस बात को कोर्ट में ले जा सकता था, लेकिन उसने धैर्य का बंधन बांधे रखा और थर्ड संडे आने का इंतजार करने लगा। और जब फिर थर्ड संडे को अपने बेटे से मिलने के लिए वो तीसरी बार आया, तो इस बार भी सूचना सेठ ने उसे उसके बेटे से मिलने नहीं दिया। और अब वेंकट रमन साफ साफ समझ चुका था कि हर बार ये बहाना लगाकर उसे उसके बेटे से मिलने नहीं दे रही है। इसीलिए इस बार वेंकट रमन ने सूचना सेठ को लास्ट वार्निंग दी कि अगर उसने अगले संडे को भी उसे उसके बेटे से मिलने नहीं दिया, फिर वो लीगल एक्शन लेगा। इतना कहकर वो फिर से वेंकट रमन घर वापस चला जाता है और फोर्थ संडे के आने का इंतजार करता है। और वहीं दूसरी तरफ सूचना अब ये सोच में पड़ गई कि वो उसके पिता से उसके बेटे को अगले संडे मिलने से कैसे रोक पाएगी। इसीलिए अब उसने बहुत ही खुराफाती आइडिया सोचना शुरू किया। जनवरी 2024 को सूचना सेठ ने नॉर्थ गोवा के होटल सोल बानियान ग्रांडे के सर्विस अपार्टमेंट के कमरा नंबर 404 में 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए उसे बुक किया। और अब संडे के आने से पहले ही अपने बेटे को लेकर गोवा निकल जाती है। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जब वो घर पर रहेगी ही नहीं तो वेंकट रमन को उसे कोई जवाब देना ही नहीं पड़ेगा और वो खुद अपने बेटे से बिना मिले ही वापस लौट जाएगा। हालांकि अभी सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। और जब वो वहाँ होटल में पहुंची तो वहाँ से उसने ये पता किया कि उसके आसपास घूमने लायक जगह कौन कौन सी है। और प्लेस फाइंड आउट करने के बाद सूचना अपने बेटे के साथ वहां घूमती भी है, अपने बेटे के साथ लाइफ को एंजॉय करती है। और उसी बीच वेंकट रमन सूचना को कॉल करता है और सामने से उसे ये कहता है कि वो अब इस संडे को अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के रिगार्डिंग आउट ऑफ कंट्री जा चुका है। और ये बात सुनकर वो शॉक रह जाती है, क्योंकि सूचना सेठ अभी तक इस बात से अनजान थी। अचानक से फिर पता नहीं उसे क्या ऐसा होता है
कि वो जो 10 जनवरी को उस होटल से लीव करने वाली थी, पर अब वो 7 जनवरी को ही होटल को लीव कर जाती है। लेकिन बात यहाँ पर यह थी कि अब रात के 12 बजने को था और सूचना सेठ उस होटल के स्टाफ से कहती है कि उसे अर्जेंट जरूरी काम आन पड़ा है, इसीलिए उसे अभी के अभी वहां से निकलना होगा। तो उसके लिए कैसे भी करके एक टैक्सी अरेंज करवा दे जिससे वो गोवा से बेंगलोर तक जा सके, जिसकी दूरी लगभग 600 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में लगभग 10 से 12 घंटे लगने वाले थे। इसीलिए स्टाफ वाले सूचना सेठ को समझाते हुए ये कहते हैं कि मैम आपको अर्जेंट भी जाना है तो टैक्सी से ना जाकर आप फ्लाइट से चले जाइए, जिससे आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे और पैसे भी आपके बहुत कम लगने वाले हैं। जबकि टैक्सी से अगर आप जाते हैं तो 15,000 लगने के साथ आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भी सूचना सेठ का फैसला नहीं बदलता। वो कहती है कि आप टैक्सी ही बुक करवा दीजिए। फिर वहां के स्टाफ ने डिसूजा नाम के एक कैब ड्राइवर को कॉल करके कैब बुक की तो उसने गोवा से बेंगलोर जाने तक का 30,000 रुपए तक का चार्ज बताया, क्योंकि वो अकेला नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा में ड्राइवर को साथ लेकर के आने वाला था, ताकि सफ़र में थकान होने पर वो दोनों एक दूसरे का साथ दे सके। और जब ये बात उस स्टाफ ने सूचना सेठ को बताया कि 15,000 नहीं बल्कि 30,000 रुपए लगने वाले हैं, तो आप फ्लाइट से चले जाएं। लेकिन सूचना सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कैब बुक कर दीजिए, आप पैसों की चिंता तो बिल्कुल भी ना करें। अब ये बातें सुनकर स्टाफ करे भी तो करे क्या, उन्हें अजीब तो लग रहा था, लेकिन उनका जो काम था उन्होंने किया। फिर 12:30 बजे कैब वाला आ जाता है। सूचना सेठ ने उस ड्राइवर को सूटकेस को उठा करके डिक्की में रखने को कहा और जब उस ड्राइवर ने सूटकेस को उठाया तो उसे नॉर्मल वेट के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही वेट उस सूटकेस का लग रहा था। इसीलिए यहाँ पर उसने सवाल भी किया कि मैम इसके अंदर अल्कोहल तो नहीं। तब सूचना सेठ ने कहा कि नहीं, एक्चुअली में मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली थी। बाकी फिर ड्राइवर ने भी कुछ खास इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं। हालांकि सूचना सेठ जब उस होटल के रिसेप्शन को लीव कर रही थी तब उन स्टाफ ने कुछ नोटिस किया तो पूछा कि शायद आप एक छोटे बच्चे के साथ आई थी, तो वो कहाँ है। फिर इसका जवाब देते हुए सूचना सेठ ने कहा, हाँ वो मेरा बेटा मेरे साथ आया तो था, पर अब उसे इतने लंबे सफ़र में कैसे लेकर के जाती, वो भी बाय रोड, तो मैंने पहले ही उसे गोवा में कहीं अपने एक रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया था। खैर अब तक तो सब कुछ सही ही चल रहा था और अब कैब ड्राइवर अपने उस दूसरे ड्राइवर के साथ सूचना सेठ को लेकर के निकल पड़ते हैं अपने लंबे सफ़र पर। अब सफ़र तय करते करते कुछ घंटे बीत जाने के बाद जब वो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक ट्रक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। तब उस कैब ड्राइवर ने उतरकर सामने खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछा कि ये जाम कब तक खुलने वाला है। तब उस ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि तकरीबन 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। फिर कैब ड्राइवर वापस आता है और सूचना सेठ से कहता है कि मैम आपको अर्जेंट जाना था तो यहाँ पर तो काफ़ी समय लगने वाला है, तो इसीलिए यहीं पर जो एक एयरपोर्ट है मैं आपको वहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, वहीं से आप फ्लाइट कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। उसने कहा कि जितना समय लगता है लगने दो, कोई बात नहीं, अब हम बाय रोड ही जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जब सुबह होने को था तो होटल के कमरा नंबर 404 की सफाई की जा रही थी तो उन्हीं स्टाफ ने देखा कि बेड पे, फर्श पे और एक तौलिए में कुछ ब्लड दिखाई पड़ रहा है। और फिर ये बात आगे बढ़ी तो पता चला कि इस रूम में तो सूचना ठहरी हुई थी। और फिर ये बात भी ध्यान में आया कि जब वो अपने बेटे के साथ जा रही थी तो उस समय उसका बच्चा नहीं था, जबकि वो एक बच्चे के साथ यहाँ पर आई थी। इसीलिए बिना देरी के उन स्टाफ ने वहाँ की पुलिस को फौरन सूचित करके बुलाया और सबसे पहले वहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। तो वहीं से ये पता चला कि सूचना जब होटल से बाहर निकली थी तब उसके साथ बच्चा था और जब साथ में होटल के अंदर आई थी तब भी उसके साथ वो बच्चा था। लेकिन जब वो लास्ट टाइम होटल को लीव कर रही थी तो उसके साथ वो बच्चा नहीं देखा गया था, तो बस एक सूटकेस, यानी कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ था। इसीलिए पुलिस ने अब सीधे उसी कैब ड्राइवर को कॉल लगाया और कॉल लगाकर पहले उससे कंफर्म करने की कोशिश की कि तुम्हारे कैब में जो लेडी बैठी हुई है क्या उसके साथ कोई बच्चा है। तब उस ड्राइवर ने साफ इनकार करते हुए कहा कि नहीं, वो अकेली है, हाँ उसके पास सिर्फ एक सूटकेस है। तब पुलिस ड्राइवर ने उससे कहा कि तुम मेरी उससे बात करवाओ।
शॉकिंग बात ये था कि जब सूचना से पुलिस ने कहा कि जो आपके पास बच्चा था वो अब कहाँ है और आपके रूम में जो ब्लड देखने को हमें मिले हैं वो किसका है, तब सूचना सेठ ने पुलिस को बताया कि वो मेरे पीरियड की वजह से हैं और मेरा बेटा गोवा में मेरे एक रिलेटिव के पास ही है। इतना ही नहीं, उसने एक एड्रेस भी नोट करवाया। यहाँ पर सूचना सेठ कुछ ऐसे बिहेव करते हुए बात कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल। हालांकि पुलिस को भी सब नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन उनके अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जो कि पुलिस वालों को उस एड्रेस को वेरीफाई करने पर मजबूर कर रही थी। और जब वो उस सूचना के दिए गए एड्रेस को वेरीफाई करती है तो पुलिस को झटका लग जाता है। इट मीन्स कि जो एड्रेस सूचना सेठ ने दिया था ऐसा कोई एड्रेस वहां गोवा में था ही नहीं। अब जो शक पुलिस वालों को पहले से था वो अब यकीन में बदल चुका था। फिर पुलिस वालों ने उसी कैब ड्राइवर को कॉल लगाया और उसे समझाया कि तुम जहां भी हो देखो तुम्हारे आसपास कोई नज़दीकी पुलिस स्टेशन है क्या, और अगर है तो वहां जाकर मेरी उनसे बात करवा दो। हालांकि पुलिस और ड्राइवर के बीच अब जो भी बातें हो रही थी वो कोंकणी भाषा में हुई थी, जिससे कि सूचना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी ड्राइवर को अभी इतना ही समझ में आया था कि कुछ सीरियस मैटर है, इसीलिए वो भी बहुत ही धैर्य से काम लेता है। पर अब तक वो चित्रदुर्ग इलाके में एंटर कर चुके थे, इसीलिए रोड पर लगे सभी साइन बोर्ड पर कन्नड़ भाषा में ही लिखा हुआ था। जिसके बाद अब उस ड्राइवर को गूगल मैप का सहारा लेना पड़ा, जिसमें उसने फाइंड आउट करा एक पुलिस स्टेशन जो कि अभी भी उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर था। तब उस कैब ड्राइवर ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। उसने अपनी गाड़ी को ढाबे के पास रोका और सूचना सेठ को कहा कि आप यहाँ पर थोड़ा फ्रेश हो लीजिए और फिर हम आगे का सफर शुरू करेंगे। और अब सूचना सेठ फ्रेश होने के लिए चली जाती है तो वो ड्राइवर पास में ही एक गार्ड से जाकर पूछता है कि क्या यहाँ नज़दीक में कोई पुलिस स्टेशन है क्या। तब उस गार्ड ने बताया कि हाँ, यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर दूरी पर एमेंगला पुलिस स्टेशन है। फिर वो कैब ड्राइवर गोवा पुलिस को कॉल करके उन्हें बताती है कि अब आप कॉल पर ही बने रहिएगा, क्योंकि अब मैं 5 किलोमीटर की दूरी तय करके एमेंगला पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला हूं, जहां पर आपकी बात हो जाएगी। और अब तक सूचना सेठ भी फ्रेश होकर आ चुकी थी, लेकिन उस ड्राइवर ने जरा सा भी उसके ऊपर कोई भी शक नहीं होने दिया कि कहाँ क्या बात हो रही है। और अब वो ड्राइवर कैब को भगाता हुआ उस थाने जा पहुंचा और बड़े ही स्मार्टली तरीके से उसने सूचना सेठ से कहा कि उसे कुछ यहाँ थाने में काम आन पड़ा है तो वो अभी जा करके आता है। इतना बोलकर वो जल्दी से अंदर चला गया और एमेंगला पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी से गोवा पुलिस की बात करवा देता है, क्योंकि अभी तक वो लाइन पर ही बने हुए थे। तब गोवा पुलिस ने एमेंगला पुलिस के उस अधिकारी को जल्दी से सारा मामला समझाते हुए कहा कि उस महिला का सूटकेस खोल करके देखो। फिर बिना देरी किए वो थाना अधिकारी उस गाड़ी के पास आते हैं और गाड़ी की डिक्की से उस सूटकेस को निकलवा कर सूचना सेठ से कहते हैं कि इस सूटकेस को खोलो। सूटकेस खोलने पर बच्चे के कुछ कपड़ों के साथ खिलौने पड़े हुए थे, पर जब पुलिस ने उन खिलौनों और कपड़ों को हटाने को कहा तो उसके नीचे उस बच्चे का शव पड़ा हुआ था, जिसे देखते ही पुलिस ने कहा कि ये किसका बच्चा है। तो उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, पर मुझे ये नहीं पता कि इसे किसने और क्यों मारा, क्योंकि उसने आगे बताया कि जब मैं सोकर जगी तो मैंने देखा कि इसका दम पहले से टूट चुका था। पर आपको क्या लगता है कि उसने जो भी कुछ कहा वो सही था? नहीं। असल में जो सच्चाई थी कुछ ये थी कि जब उसे ये समझ में आ गया कि वो अब अपने बेटे को वेंकट रमन से मिलने के लिए नहीं रोक सकती और वेंकट रमन अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होने वाला है, पर सूचना सेठ तो किसी भी हाल में वेंकट रमन की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना ही उसे कभी खुश देखना चाहती थी। इसीलिए वेंकट रमन की उस खुशी को छीनने के लिए ही उसने अपने बच्चे की सांसें तकिए से दबाकर हमेशा के लिए छीन ली। और जो रूम में कुछ ब्लड पाए गए थे वो जांच के दौरान सूचना सेठ का ही पाया गया। दरअसल उसने बताया कि ये सब करने के बाद वो खुद को भी खत्म करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई, तो उसने सूटकेस में उसे पैक करके बैंगलोर की तरफ इसीलिए बाय रोड निकली, क्योंकि अगर वो फ्लाइट से जाती तो वो चेक इन में ही पकड़ी जाती, जिसके बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेती है। बाकी उसके पिता ने, यानी कि सूचना सेठ के पिता ने उसके मानसिक रूप से बीमार होने का दावा भी किया और उसकी जांच भी होने लगी। बाकी ये घटना हमें ये तो समझाती है कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी होशियार हो, कितना भी समझदार क्यों ना हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि जब किसी के ऊपर बदले की भावना, जेलसी, गुस्सा, खुनक सवार हो जाए तो वो विकराल रूप ऐसा ले ही लेता है।
बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जिसने मुझे फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ यार फॉलो कर लीजिएगा।